हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, जिसको कि यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है यानी कि मूल अधिकार, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 3 में रखा गया है। ठीक है, भाग 3 में रखा गया है फंडामेंटल राइट्स को। ये जो भाग 3 है, पार्ट 3 इज़ कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मैग्ना कार्टा किससे कहते हैं? पार्ट नंबर 3 को, विच इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल्स आर आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35। दीज आर रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे? 12 से 35, भाग 3, और इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के किंग जॉन ने यूज़ किया था। ठीक है, इंग्लैंड के जो राजा थे जॉन, उन्होंने मैग्ना कार्टा यूज़ किया था, तभी से चला आ रहा है। वैसे तो देखिए, अगर हम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से बात करें, मतलब शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो वुड डिस्पैच आया था। ठीक है, वुड का घोषणा पत्र आया था। कब आया था? ये ईयर पूछा जाता है 1854 में। ओके, तो ये 1854 में आया था वुड डिस्पैच, जिसको कि कहते हैं एजुकेशन का मैग्ना कार्टा। और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहें तो पार्ट 3 हो जाएगा। और ये क्या इंक्लूड करता है या क्या बताता है? तो ये फंडामेंटल राइट्स को बताता है, जिसको कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। अब देखिए, जब हमारा संविधान बना था ना, तो उस टाइम पे सभी सिटीजन्स को 7 टाइप्स के राइट्स, मतलब 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, उसमें अभी देखिए -1 कर दिया गया है। मतलब अभी करंट टाइम में सिचुएशन क्या है कि सभी सिटीजन्स को 6 राइट्स मिले हैं। 6 मूल अधिकार अभी करंट टाइम यानी कि वर्तमान में सभी नागरिकों के पास अवेलेबल हैं। देखिए, क्या किया गया था? 7 मूल अधिकारों में से एक जो राइट टू प्रॉपर्टी है, यानी कि संपत्ति का अधिकार, इसको रिमूव कर दिया गया था फ्रॉम द कैटेगराइजेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी कि जो 7 मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार था, उसको 44th नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1978, ठीक है, 1978 में 44वां संविधान संशोधन से जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से रिमूव कर दिया गया था। और करंट टाइम में ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये क्या है? ये है लीगल राइट। क्या है? वैधानिक अधिकार। ओके, और ये अभी प्रेजेंट टाइम में कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 300A में है। ओके, और पार्ट कौन सा है? यानी कि भाग 12। ओके, तो ये चीज़, इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है आपको। और अगर बात करें, जो ये संविधान संशोधन हुआ था तो 44th नंबर का हुआ था। संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से ऐड ऑन किया गया है? आंसर इज साउथ अफ्रीका। ओके, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और देखिए, अभी हमको पता है 6 टाइप के राइट्स हैं, इन सभी के MCQs हम लोग भी डिस्कस करेंगे। और अभी देखिए, एक और चीज़ लिखी हुई है, जो आर्टिकल नंबर 352 है, ये किससे रिलेटेड है? इमरजेंसी से। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। 3 टाइप्स के, मतलब 3 आर्टिकल्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 352, इसमें +4 करते जाइए तो क्या आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 356 +4 आर्टिकल नंबर 360। ओके, तो देखिए, जो इसमें से 352 वाला है वो तो नेशनल इमरजेंसी से है, इसमें +4 करेंगे तो 356 आ जाएगा, वो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड इमरजेंसी वाला आर्टिकल है। फिर 360 वाला तो फाइनेंशियल वाला है, वित्तीय आपातकाल, तो वहाँ नहीं जाना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसी वाले आर्टिकल की। तो ये 352 वाला आर्टिकल क्या बताता है कि जो आर्टिकल नंबर 20 है एंड आर्टिकल नंबर 21 है, यानी कि 20 और 21 वाला, जो ये इसके बीच में ही आएगा ना, 12 से 35 के फंडामेंटल राइट्स, इसको हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, आर्टिकल नंबर 20 एंड आर्टिकल नंबर 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है, ओके, तो इसको पहले आपको पता होगा कि जो कांग्रेस का कराची का सेशन हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 में, ठीक है, 1931 में, वहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स की ड्राफ्टिंग तैयार की गई थी, तो उसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। अगर बात करें कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, चेयरमैन वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ध्यान रखना है। और इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी है, ध्यान में रखना है। अब देखिए,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी चेयरमैनशिप यानी कि सुपरविज़न में एक कमेटी बनाई गई थी और उसके जो चेयरमैन या चेयरपर्सन बोले तो JB कृपलानी थे। ठीक है, JB कृपलानी वॉज द चेयरमैन एंड चेयरमैनशिप अंडर किसके में हो रहा था? सरदार पटेल के। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए बात करते हैं, सप्रू कमेटी थी जिसने राइट्स यानी कि जो अधिकार प्राप्त थे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इन्फोर्सिबल और नॉन इन्फोर्सिबल। तो देखिए जो इन्फोर्सिबल का मतलब होता है, जो फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सिबल है, इसका मतलब अगर किसी भी पर्सन की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट में अपील कर सकता है, तो ये इन्फोर्सिबल हो गया। बट अगर DPSP यानी कि आर्टिकल नंबर 36 to 51, ये इतने बीच में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, सिस्टम दी गई है, प्रोसेस, वो नॉन इन्फोर्सिबल है। मतलब कि जो DPSP जिसको कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, उससे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट बिकॉज DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दीज आर नॉन इन्फोर्सिबल। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब ये टोटल लिस्ट है फंडामेंटल राइट्स की, इससे रिलेटेड हम लोग MCQs के थ्रू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, ये 6 है लिस्ट, ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे है जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है, और जो केवल और केवल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया को अवेलेबल है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। अभी इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, मूल अधिकार को USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देखिए, जो कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची होती है, जिसपे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही क्या कर सकती है? लॉ मेकिंग कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है, और ये 7वीं अनुसूची में ये 3 सब्जेक्ट मतलब जो लिस्ट होते हैं, पेरेंट कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड सेंटर लिस्ट, ये दिए गए हैं 7th शेड्यूल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जिसमें से जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल नंबर 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये दोनों ही चीज़ें। ठीक है, और अगर बात करें USA से क्या लिया गया है, तो फंडामेंटल राइट्स। DPSP अभी हमने पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 36 to 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य, इसको USSR यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया जिसको कहेंगे, बट 1991 में USSR हुआ करता था, सोवियत संघ। ठीक है, फिर डिवाइड हो गया। तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य, ये USSR, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी से रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी ध्यान रखना है। देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, संसदीय प्रणाली, वो हमने UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से एड ऑन किया है। ऋषि सुनक अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। तो देखिए पार्ट नंबर 3 में प्रोवाइडेड है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, और देखिए अभी जो प्रेजेंट टाइम में टोटल पार्ट्स 25 है, मतलब फर्दर ये जो 22 को डिवाइड किया गया है ऐसे करके 3 और नए बन गए हैं आर्टिकल, जो पार्ट्स हैं 25, बट अभी इनिशियली बात करें तो 22 थे। ठीक है, तो उसी में से जो पार्ट नंबर 3 है उसी में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है, और देखिए मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, ध्यान रखना है। देखिए जो पार्ट 2 है मतलब भाग 2, इसमें सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता है, जिसको आर्टिकल नंबर 5 to 11 रखा गया है। देखिए पार्ट 4 है, इसमें DPSP रखा गया है, आर्टिकल नंबर 36 to 51। ठीक है, देखिए पार्ट 4 में DPSP है, पार्ट 4A इसको 51A। ओके, ये 42nd नंबर का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। 4A में कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 5 में यूनियन यानी कि केंद्र है, आर्टिकल नंबर 52 to 151। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिजिनली या इनिशियली देखें, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मूलतः हमारे संविधान, जो मूल संविधान था उसमें कुल कितने मूल अधिकार थे, तो उस टाइम पे तो 7 थे, मैंने आपको बताया भी था अभी। ओके, फिर क्या हुआ था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव कर दिया गया था। 44th नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू, कब, 1978 में। ठीक है, और ये लीगल कर दिया गया
या लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कर दिया गया। अभी देखिए आर्टिकल नंबर 300A में है और पार्ट कौन सा है, 12। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये सारे डेटा। नेक्स्ट देखिए, और अगर बात करें, देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी था ना, स्टार्टिंग में आर्टिकल नंबर 31 में हुआ करता था, बट इसको डिलीट कर दिया गया है। अभी कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 300A में है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखिए जो फंडामेंटल राइट्स है, ये सारी चीज़ें, मतलब ये इसके फर्दर डिवाइड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, हमें समता का अधिकार या समानता का अधिकार, फिर राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 5वां नंबर का है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, फिर 6th नंबर पे है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो ये टोटल है फंडामेंटल राइट्स। अब इनके आर्टिकल्स देख लेते हैं। देखिए जो हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, तो आर्टिकल नंबर 14 to 18 है। ओके, नेक्स्ट देखिए बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो आर्टिकल नंबर 19 to 22, 19 से लेके 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, उसके बाद अब 22 के बाद आते हैं 23 and 24, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 23 and 24 हो जाएगा। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बाल श्रम जो निषेध है वो सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे। उसके बाद देखिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल नंबर 25 to 28 आ जाएंगे। ओके, फिर आता है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए है, ये उनकी लैंग्वेज स्क्रिप्ट उसको प्रिजर्व करने के नेचर से, एंड देन जो उनके एजुकेशनल स्कूल वगैरह खोल सकते हैं वो अपने रिलीजन के बेसिस पे, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है आर्टिकल नंबर 32, इसमें 5 टाइप के रिट्स भी जारी किए जाते हैं जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा। ठीक है, तो इसको हम 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, यहाँ पे देखिए उस स्टेट की बात नहीं की जा रही है जो आप 28 और 8 समझ रहे हैं, मतलब 28 ये क्या है, स्टेट है, और 8 कितने हैं, यूटी है। नहीं, ये वाले स्टेट की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे देखिए स्टेट दूसरा है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट अभी हम देखेंगे। सबसे पहले इसका आर्टिकल जान लेते हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 12 में है। ओके, आर्टिकल नंबर 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ओके, और आर्टिकल नंबर 13 में क्या है, जुडिशियल रिव्यू है, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी जो वर्डिक्ट यानी कि फैसला सुना दिया है उसने, फिर भी वो उसका पुनर्विलोकन करना चाहे, उसको रिव्यू करना चाहे तो वो कर सकती है। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है और इसको कौन यूज़ करता है, सुप्रीम कोर्ट, और ये आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन है। ओके, और फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट में ले जा सकते हैं। जो कोई भी पर्सन है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है। दैट्स वाई फंडामेंटल राइट्स आर इन्फॉर्सिबल। ओके, अब देखिए यहाँ हम बात कर रहे थे आर्टिकल नंबर 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वर्ड स्टेट यूज्ड फॉर म्यूनिसिपालिटीज़, ग्राम पंचायत, LIC, SAIL, सेल गेल, ONGC, यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, और लोकल एंड जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो पार्लियामेंट, सारी चीज़ें जो होती हैं ये सारी किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सारी चीज़ें वर्ड जो ये स्टेट मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 12 में, इसके अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखना है क्या क्या, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये आप बेसिकली ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात कर लेते हैं राइट टू इक्वालिटी से, क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 एंड आर्टिकल नंबर 13 देख लिया। आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन है और आर्टिकल नंबर 13 में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन, जिसको कि हम लोगों ने कहाँ से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 14 to 18 की। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ओके, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बताता है हमें इक्वालिटी से रिलेटेड कंसेप्ट, मतलब समता, जो ऑल और इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये आर्टिकल नंबर 14 है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब देखिए, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है उसको हमने ब्रिटेन से लिया है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये हमने यूएसए से लिया है। ठीक है,
तो ये दो चीज़ें थी ना आर्टिकल नंबर 14 में, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये हमने ब्रिटेन से लिया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने यूएसए से लिया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो राइट टू इक्वालिटी है मतलब समानता का अधिकार, ये हमें 5 आर्टिकल्स देता है, आर्टिकल नंबर 14 to 18 ये हमने देखा ही था। तो मतलब ये है कि कोई भी सिटीजन हो, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब सबको समान अधिकार मिलेगा। ओके, तो आर्टिकल नंबर 14 ये डिस्कस करता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इन सभी पैरामीटर्स पे किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 15 आयुष्मान खुराना की शायद एक मूवी भी आई थी ना। तो देखिए आर्टिकल नंबर 15 क्या कहता है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी बेसिस पे किसी भी व्यक्ति का, पर्सन का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज मैंशनड इन आर्टिकल नंबर 15 एंड ये कौन कौन से बेस हैं, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर 16 क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट वाला जॉब, तो उसमें सभी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, चाहे वो किसी भी तरीके के हों, काले गोरे, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करना है। ओके, तो सभी को समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी आर्टिकल नंबर 16 में। ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब वही नौकरी से रिलेटेड है, जॉब से। आर्टिकल नंबर 17 क्या है, जो अनटचेबिलिटी होती है इसको प्रोहिबिट करना, इसको जो अस्पृश्यता होती है मतलब छुआछूत वाला, ये सारी चीज़ें इसको बिल्कुल ख़त्म करना। और ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति के साथ करता है तो बिल्कुल वो डायरेक्टली कोर्ट में अपील कर सकता है। आर्टिकल नंबर 18 है, ये क्या होता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मतलब देखिए जो मेजर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, जनरल, मेजर, ये सब नाम के आगे लग गया तो ये दिस थिंग इज़ फाइन। बट अगर आप अपने आप को राजा, महाराजा या फिर कुछ चार्ल्स ऐसे करके कुछ बोलें तो ये सारी चीज़ें इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, तो टाइटल्स आपको जैसे पद्म अवार्ड मिल गया या कुछ भी मिल गया तो आपके ये सारी चीज़ें टाइटल्स के अंतर्गत नहीं काउंट की जाएगी। ठीक है, बाकी अगर आपने पीएचडी कर ली है तो आपके नाम के आगे ऑटोमेटिक डॉक्टर लग जाता है, तो ये एकेडमिक वाला है। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स, ये जो आर्टिकल नंबर 18 है इसमें टाइटल्स के अंडर में काउंट नहीं की जाएगी, लाइक मेजर, जनरल, डॉक्टर, ये। ठीक है, तो ये मिलिट्री और एकेडमिक ये दोनों चीज़ों को छोड़ के एक्सेप्ट दीज और जितने भी टाइटल्स हैं उनका अबॉलिशमेंट करने की बात आर्टिकल नंबर 18 में की गई है। जैसे आप अपने नाम के आगे राजा नहीं लगा सकते, ठीक है, थोड़ा सा प्रिविलेज महसूस करने के लिए लोग लगाते हैं, बट नहीं। देखिए आर्टिकल नंबर जो 15 है ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि किसी भी व्यक्ति को उसके रिलीजन, उसके रेस, उसके कास्ट, उसके सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर क्यों ना हो, अब तो इनको भी मान्यता मिल गई है। ठीक है, थर्ड जेंडर, तो इन सभी लोगों के साथ, चाहे वो किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जा रहे हों, किसी भी शॉप पे जा रहे हों, किसी भी मॉल, सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट वाली जगह पे जा रहे हों, या कोई बाथिंग घाट है, अब ऐसा नहीं कि घाट पे जाके कोई उनके साथ भेदभाव करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सारी चीज़ें नहीं अलाउ की गई हैं। तो आर्टिकल नंबर 15 बेसिकली हम लोग समानता का अधिकार डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सारी मेनली आपको ध्यान रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, 1 2 3 4 5 कौन कौन से ग्राउंड्स पूछ लिए जाते हैं, तो ये टोटल 5 ग्राउंड्स ध्यान रखने हैं कि इन सभी चीज़ों के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन कोई भी फेस नहीं करेगा। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज, under which article of the constitution reservations in admission to educational institutions including private and unaided to OBCs, ST, SC is made। तो इनमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये बताता है कि जो OBC, ST, SC के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें एडमिशन जब होता है, इन सभी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को उनमें रिजर्वेशन दी जाती है। ठीक है, आरक्षण, तो ये आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 5 में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, कि अगर कोई व्यक्ति OBC, ST, SC इन सभी से बिलोंग करता है तो उसको किसी भी प्राइवेट या अनएडेड इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 16 सब क्लॉज 5 में मिलता है। और आर्टिकल नंबर 16 हमने देखा ही कि इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर कोई पब्लिकली, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, तो सबको समान अवसर मिलेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।
विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेस द अनटचेबिलिटी। तो वही अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल नंबर 17 में होता है और आर्टिकल नंबर 18 में उपाधियों का अंत होता है। दैट मीन्स अगर आप एकेडमिक कुछ लगाते हैं, अगर आप मिलिट्री रैंक के ऑफिसर हैं, मेजर जनरल कर्नल ये सब लगाते हैं तो दिस थिंग इज़ ओके, बट अगर आप राजा महाराजा महारानी ये सारी चीज़ें लगाते हैं, राजकुमार, तो ये नहीं है, ठीक है। ये अबॉलिश करता है, उपाधियों का अंत है। और देखिए मिलिट्री और एकेडमिक को एग्जेम्प्टेड है, मतलब छूट है। अब देखिए हमने 14 से लेकर 18 तक डिस्कस कर लिया। बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 to 22। ओके, तो देखिए इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द राइट्स ऑफ टू फ्रीडम इज ग्रांटेड बाय 4 आर्टिकल्स विच आर। तो आर्टिकल नंबर 19 to 22 इसमें ही दिया गया है ना स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 to 22 इसमें राइट टू फ्रीडम दिया गया है। अब देखिए जो आर्टिकल नंबर 20 है और ये 21, इसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी जो जर्मनी के वीमर या वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से इसको हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है और इसके कुछ पार्ट्स हमने जो इमरजेंसी के आपातकाल के कुछ पार्ट्स हमने 1935 का जो एक्ट आया था उससे भी लिया है, ठीक है। अब देखिए जो इस क्वेश्चन में आर्टिकल नंबर 19 था, अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, मतलब किस किस प्रकार की फ्रीडम मिली है। तो राइट हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मतलब हम बोल सकते हैं, हमें आज़ादी मिली है कि हम अपनी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उनको व्यक्त कर सकते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला है। फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, ठीक है, बिना किसी हथियार वगैरह के हम क्या कर सकते हैं, असेंबली अपनी सभा आयोजित कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हम अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मतलब प्रोफेशन किसी भी व्यवसाय को हम चुन सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम लोग किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहले नहीं था बट अभी ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो 19 सब क्लॉज 1A ये रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब हमें जो आज़ादी की स्वतंत्रता मिली है, बोलने की आज़ादी, तो ये आर्टिकल ये है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। तो देखिए जो आर्टिकल नंबर 20 है ना, ये मतलब BCD ये इंक्लूडेड है, बट राइट टू लाइवलीहुड ये आर्टिकल नंबर 20 का पार्ट नहीं है, ओके। तो देखिए आर्टिकल नंबर 20 का पार्ट है नो एक्स पोस्ट फैक्टो, डबल जियोपैरिटी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये है बट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइवलीहुड ये आर्टिकल नंबर 21 का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पूछा है आर्टिकल नंबर 20, तो ये तीनों है। अब इसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। देखिए राइट टू लाइवलीहुड या लिवलीहुड, तो ये आजीविका का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 में है। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 20 की, तो देखिए आर्टिकल नंबर 20 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपैरिटी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब इसके बारे में देख लेते हैं, ओके। वो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ओके, जो हमारा पहला वाला था एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब एक्स मतलब पुराना, कहते हैं ना, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व, पुराना। तो ये क्या है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ में कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर जब भी एक्ट बन रहा है, किसी भी व्यक्ति को सज़ा देने का कोई भी प्रावधान बनाया जा रहा है, तो उस टाइम पे जितनी सज़ा प्रिस्क्राइब्ड की गई है, जितनी पनिशमेंट मिलनी है, उसको उस व्यक्ति को उसके ही अकॉर्डिंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई न्यू आ गया तो उस व्यक्ति ने अगर उतनी सज़ा भुगत ली है तो उसको दोबारा से बुलाया जाए कि ठीक है अभी तो 7 साल की सज़ा थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपने 7 साल की सज़ा काट ली, बट अभी नया नियम बन गया है तो आपको 2 साल और एक्स्ट्रा काटना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, ओके। फिर है नो डबल जियोपैरिटी, किसी की उसने किलिंग कर दी है, किसी को मार दिया है, तो उसको जितनी सज़ा निर्धारित की गई, जितनी पनिशमेंट, उसको उतनी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसी सज़ा के लिए उसको दोबारा फिर से जेल भेजा जाएगा, ठीक है, या पनिश किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये चीज़ पे ध्यान रखना है, कहीं उसके गुनाह के लिए उस व्यक्ति को दोबारा पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, ओके। ध्यान रखना है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप अपने ही अगेंस्ट खुद को विटनेस, मतलब खुद को गवाह बनाइए, ठीक है। तो ये चीज़ है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा। तो ये सारे पार्ट किसके हैं? आर्टिकल नंबर 20 के, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका हिंदी में नाम है। राइट टू एजुकेशन वॉज एडेड एज द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एडिंग। तो देखिए आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया था फंडामेंटल राइट। इसको देखिए यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना है। देखिए जो राइट टू एजुकेशन है
आर्टिकल नंबर 21A में इसको डिक्लेयर किया गया था कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, कितने एज ग्रुप वाले बच्चों को, तो 6 से 14 साल, ठीक है। उसके बाद ये क्या था कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 6 से 14 वर्ष, आपको पता ही होगा एलिमेंट्री एजुकेशन हो सकती है, नॉट हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन, ओके। फिर उसके बाद देखिए ये कब ऐड ऑन किया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में। 2002 में 86वां संविधान संशोधन आया हुआ था, जिसके थ्रू आर्टिकल नंबर 21A को ऐड किया गया था, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड है, इसको किया गया है। अब देखिए जो ये जब नहीं आया था, 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था, तो इसके पहले ये आर्टिकल नंबर 45 देख रहे हैं, ये DPSP के अंतर्गत आता है पार्ट 4 में, उसमें इसको मेंशन किया गया था, ठीक है। अभी इसमें 3 to 6 वाले बच्चे को ऐड किया गया है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 में। नेक्स्ट जिसको ECCE कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर वाला, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सनस राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, तो विदेश जाने का अधिकार जो होता है, या फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, किसी भी पर्सन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, अब्रॉड या फॉरेन में। अब देखिए ये जो आर्टिकल नंबर 21 है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, मतलब इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से अधिकार मिलते हैं। राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, ठीक, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फूड, राइट टू मेडिकल केयर, राइट टू शेल्टर, राइट टू एजुकेशन, ये 21A में आता है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ओके। ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन की गई है, ओके। नेक्स्ट, विच आर्टिकल गिव्स सेफ गार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, तो किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तब उसकी सेफ्टी की क्या गारंटी होती है, या कौन से उसे ऐसे मूल अधिकार प्राप्त हैं, तो इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 22 में, ठीक है। देखिए जो आर्टिकल नंबर 22 है, ये क्या करता है, जैसे आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट कर लेते हैं तो उसको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। पुलिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आपने किसी को अरेस्ट किया है या नज़रबंद किया है, तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने विदिन 24 आवर्स प्रेजेंट करना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ आएगा कि आर्टिकल नंबर 22 में होता क्या है। किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो उसको देखिए, पहली बात तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। दूसरी चीज़ ये दी गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उसको ये राइट होता है कि वो अपना लीगल कोई भी प्रैक्टिशनर या फिर किसी भी वकील, एडवोकेट को वो हायर कर सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए, ठीक है, खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक व्यक्ति 2 बार, मतलब एक ही गुनाह के लिए एक व्यक्ति 2 बार सजा नहीं काट सकता। ये किस आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल नंबर 20, ठीक है, क्योंकि 20 के मैंने 3 पार्ट्स बताए थे, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपैरिडी, और क्या था, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ गवाही भी नहीं दे सकते, विटनेस खुद के खिलाफ नहीं बन सकते। तो वही चीज़ लिखी गई है, अंडर विच आर्टिकल ये प्रिजर्वेशन दिया गया है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, एक ही गुनाह के लिए एक से ज़्यादा बार उसको सज़ा नहीं मिल सकती। ये डबल जियोपैरिडी है, ठीक है, ये ओके। एन इंडिविजुअल कैन नॉट बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। अब देखिए हमने आर्टिकल नंबर 19 to 22 डिस्कस कर लिया। ये क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, यही था ना। इसके पहले राइट टू इक्वालिटी था, उसके बाद राइट टू फ्रीडम आ गया, ये हमने डिस्कस कर लिया। देखिए आर्टिकल नंबर 19 में ये सारी चीज़ें थी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। आर्टिकल 20 था, हमने देखा अभी कि हमें अपराध या दो सिद्धि के संबंध में हमें संरक्षण मिलता है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसी में 3 पार्ट्स थे, एक्स वाला था, डबल जियोपैरिडी और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये था। आर्टिकल 21 और 21A में क्या था, वही बच्चों का 6 to 14 ईयर्स में उनको पढ़ाई लिखाई बढ़िया तरीके से फ्री एंड कंपलसरी करवाना। 86 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब, 2002 में, 2002 में। ये आर्टिकल 21A था। और आर्टिकल 21 में हमने देखा था कि अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य और राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। 21A हमने डिस्कस कर ही लिया, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 तो ये भी हमने देख लिया, ठीक है। जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और वो व्यक्ति खुद ही अपना लीगल एडवाइज़र या प्रैक्टिशनर या एडवोकेट हायर कर सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 22 में थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये फिनिश कर लिया, ये फिनिश कर लिया। अब बारी आती है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। ये जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए
ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिस्ट्रिक्टेड इन विच आर्टिकल? ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मानव व्यापार, तो ये है आर्टिकल नंबर 23 में इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आर्टिकल नंबर 23 में। और आर्टिकल नंबर 24 भी है इसी में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में। नेक्स्ट देखिए, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू विच आर्टिकल? मतलब ऐसा कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी भी फैक्ट्री, किसी भी माइन या कहीं पे भी ऐसी मतलब बहुत खतरनाक काम नहीं कर सकता। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि उससे बाल मजदूरी नहीं करवाई जाएगी? तो ये आर्टिकल नंबर 24 में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 23 में क्या था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओके, हमने अभी डिस्कस भी किया था। आर्टिकल नंबर 23 में क्या था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिस्ट्रिक्शन, ओके। और आर्टिकल नंबर 24 में क्या है? तो ये चीज़ है कि किसी भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को हम कहीं भी उसे बाल मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है। जैसे 24 लिखा है, ये 4 और 14 ईयर्स ये लिखा है ना, 14 ईयर्स, ये चीज़ 14 ईयर्स, तो ये 4 इसे रिलेट कर लेना है कि 24 ईयर्स 14 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट किसी भी फैक्ट्री माइन में नहीं करवाना है, क्योंकि वो उनके लिए हजार्डस यानी कि खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ठीक है। और देखिए एक और चीज़ है, बॉन्डेड लेबर वॉज अबॉलिश्ड इन इंडिया बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि 1976 में आया हुआ था। बंधुआ मजदूरी इसको कहते हैं, तो ये चीज़ नहीं की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए 23 एंड 24 डिस्कस कर लिया, ये भी ओके। 23 में क्या था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिस्ट्रिक्शन। और 24 में क्या था? 14 ईयर्स तक के कम बच्चे को हमें क्या नहीं करवाना है, उसे हजार्डस यानी कि डेंजरस काम नहीं करवाने हैं। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 टू 28, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? तो ये आर्टिकल नंबर 25 टू 28 है, ओके। अब देखिए जो आर्टिकल नंबर 25 है ना, जैसे आपने देखा होगा कि जो सिख कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं तो वो लोग कृपाण धारण करते हैं, कृपाण, ठीक है। उनके बाल भी लंबे होते हैं, तभी वो टर्बन यूज़ करते हैं, पगड़ी, उसके बाद उनके 5 चीज़ें वो लेकर चलते हैं, उसमें से कृपाण भी एक चीज़ इंक्लूडेड है। तो ये उनको मिला है राइट, कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में, कि आप खुद के साथ कृपाण लेके चल सकते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 25 में इसमें क्या है कि आप किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं। आपको अगर किसी भी धर्म चेंज करना है अपना खुद की इच्छा से, आप वो भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें आर्टिकल नंबर 25 में मेंशन की गई हैं। अब देखिए जो आर्टिकल नंबर 25 है ना, जिसमें हिंदू वर्ड मेंशन किया गया है, इसका मतलब होता है सिख, जैन और बुद्ध, ठीक है। जो पूछा गया ये क्वेश्चन कि जो आर्टिकल नंबर 25 में हिंदू वर्ड मेंशन किया है उसके अंतर्गत और कौन कौन से अलग कम्युनिटी आती हैं, तो सिख, जैन और बुद्धिस्ट आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो आर्टिकल नंबर 25 है, ये मैंने आपको बताया कि आप किसी भी रिलीजन का फ्री में, मतलब फ्री में नहीं, मतलब आप फ्री हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप उस प्रोफेशन या इस किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या आप उसको प्रचार कर सकते हैं, प्रोपेगेशन। लेकिन इसके भी कुछ ग्राउंड्स हैं। आप ऐसा काम करें जिससे कि किसी और अलग कम्युनिटी के लोगों को जो इमोशंस हैं उनको ठेस न पहुँचे, तब आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं और इससे किसी और को कोई हार्म हो रहा है, कोई हानि हो रही है, तो आप नहीं कर सकते, ये चीज़ भी दी गई है, ठीक। अब देखिए आर्टिकल नंबर 26 क्या है, ये CHSL में पूछा हुआ था कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 26 में। अब जैसे आपको 25 में दे दिया गया कि ठीक है आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप हिंदू में चेंज होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, कोई भी आपको कोई रोक टोक नहीं है, तो आप उन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 26 में बात की गई है। अब आर्टिकल नंबर 27 में क्या है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। किसी भी धर्म की प्रैक्टिस अगर कोई भी वर्ग समुदाय का व्यक्ति कर रहा है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि टैक्स पे करे, मतलब उनको चंदा, ये सारी चीज़ें वाली, जैसे स्टेट के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर, कि आप किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उसको थोड़ा सा मालपानी मतलब टैक्स वगैरह देते रहें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 28, तो फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो जैसे आप स्कूल में प्रेयर करते हैं, ठीक है, तो अगर आप क्रिश्चियन जैसे सेंट जेवियर्स, सेंट ऐसे करके जो क्रिश्चियन वाले जो स्कूल रहते हैं, तो वहाँ पे तो आपको ये मैंडेटरी है कि आप उनके ही प्रेयर करेंगे, ठीक है, जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। बट आपके ऊपर जो आर्टिकल नंबर 28 है ना,
इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि जैसे आप किसी भी स्कूल में प्रेयर वगैरह करते हैं, आपकी खुद की इच्छा है कि आप उस अगर किसी एक विशेष धर्म को टारगेट करके वो प्रेयर करवाया जा रहा है तो आपकी खुद की इच्छा से आप ना कर सकते हैं, मतलब आप उस असेंबली में एब्सेंट भी रह सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है इस आर्टिकल में, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, तो ये गिवन है आर्टिकल नंबर 28 में। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो अब हमने डिस्कस कर लिया 25 to 28, 23, 24 ये। अब बारी आती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। ओके, 29 and 30 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। मतलब इन चारों आर्टिकल्स में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये प्रोवाइड करता है या ये गारंटी देता है माइनॉरिटीज़ को, जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं, कि आप अपनी चॉइस से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कीजिए एंड उसका जो भी एडमिनिस्टर है या उसको मैनेज करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 30 में, ठीक है, आर्टिकल नंबर 30 में ये चीज़ मेंशन की गई है और इसको चार्टर ऑफ एजुकेशनल राइट्स भी कहते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसी प्रकार से है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये होता है आर्टिकल नंबर 30 में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 इज गिवन टू माइनॉरिटीज़ टू फॉर्म एंड गवर्न देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए आर्टिकल नंबर 29 की बात कर लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये देखिए, जो माइनॉरिटी ग्रुप की जो भी इंटरेस्ट है, मतलब उनका किस में रुचि है, उसको देखते हुए उनको प्रोटेक्शन मिली है कि मतलब जो भी सिटीजन्स रहते हैं इंडिया में, उनके डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट है, भाषा लिपि है, तो उनको कंजर्व करने के लिए, मतलब उनकी जो नेचर है, उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, इसको कंजर्व करने के नेचर से ये आर्टिकल में ये फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और स्टेट जो है मतलब वो डिनाई नहीं करेगा, ठीक है, एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मेंटेन्ड बाय इट और दोज दैट रिसीव एड फ्रॉम इट टू एनी पर्सन बेस्ड ओनली ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। मतलब इन सभी बेसिस पे देखिए यहाँ पे लैंग्वेज भी ऐड किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 29 में लैंग्वेज, क्योंकि स्क्रिप्ट की बात की गई है लिपि की, इस वजह से लैंग्वेज को ऐड किया गया है। तो इन सभी बेसिस पे रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज या एनी ऑफ देम किसी भी व्यक्ति को डिनाई नहीं किया जाएगा, कहाँ पे, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसमें एडमिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमने ये बात कर ली कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लोगों को दी गई है। अब लास्ट हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ओके, तो देखिए, हु सेड आर्टिकल 32 इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भीमराव अंबेडकर ने ऐसा कहा था कि ये भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा है। और संवैधानिक उपचार, रेमेडी मतलब सही करना, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 32 से क्या करना है, 5 प्रकार की रिट जारी करती हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट आर्टिकल नंबर 226 से यही रिट्स जारी करता है। तो ये 2 आर्टिकल्स ध्यान रखने हैं। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये थोड़ा सा नेचर में नैरोअर हो जाता है, और अगर बात करें हाई कोर्ट की तो ये वाइडर थोड़ा हो जाता है, मतलब ब्रॉड हो जाता है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है तो ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स यानी कि आर्टिकल नंबर 32 को लेकर ही जो भी रिट जारी कर सकता है, बट हाई कोर्ट के केस में थोड़ा सा और ज़्यादा इसको क्षेत्र मिले हैं, इस वजह से ये हाई कोर्ट वाला थोड़ा सा वाइडर हो जाता है इन कंपेरिजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार के रिट जारी करता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी, को वारंटो। ओके, इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हेबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मैंडमस परमादेश को, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्सियरी उत्प्रेषण, को वारंटो अधिकार पृच्छा। Which of the following article restricts the fundamental rights of the members of the armed forces? ओके, जो सैनिक मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस वाले लोग रहते हैं, तो उनकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कौन से आर्टिकल में किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 33। ओके, आर्टिकल नंबर 33 में फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 34, तो ये जब सैन्य शासन लगा रहता है, मार्शल लॉ, उस टाइम पे जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ अलग है। आर्म्ड फोर्सेस के जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 33 में, और अगर आर्टिकल नंबर 34 में जब मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन लगा रहता है उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, UNGA ने डिसाइड किया था कि हम ह्यूमन राइट्स को एक यूनिवर्सली डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। 10 दिसंबर को इसीलिए हम मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं, ह्यूमन राइट डे। अब देखिए, द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट किसको कहते हैं, जुडिशियरी को, ठीक है।
अगर आपका कोई भी वायलेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है फंडामेंटल राइट का, तो उसको संरक्षक कौन बनेगा? तो जुडिशरी बनेगी, गार्जियन। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसमिस फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ओके, नेक्स्ट देखिए, राइट ऑफ प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द रूल ऑफ। तो ये जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे इसको रिमूव कर दिया गया था। अभी देखिए आर्टिकल नंबर ये 300A में यानी कि भाग 12 में है। ये हमने डिस्कस कर लिया। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, आर्टिकल नंबर 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी है उसको रिमूव कर दिया गया था मोरारजी देसाई के टाइम। द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स रेफर टू, तो ये आर्टिकल नंबर 14, 19 और 21। देखिए जो आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 21 है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको नेक्स्ट देखिए राइट टू फ्रीडम आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कहा गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21, 14, 19, 21 गोल्डन ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट, विच फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। तो ये देखिए जो सी वाला है, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। अब माइनॉरिटीज़ है तो ये फॉरेनर्स थोड़ी यहाँ पे इंक्लूड होंगे, ये तो हमारे देश के लोग ही इंक्लूड होंगे ना। तो इस वजह से आर्टिकल नंबर 19 और 30 है जो कि माइनॉरिटी से डील करता है, तो ये किसको मिले हैं? ओनली इंडियंस को मिले हैं, बाकी ये फॉरेनर्स को भी मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू बोथ, मतलब सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी, तो आर्टिकल नंबर 14, 20, 21, 21A और आर्टिकल नंबर 22 ये सभी मिले हैं। ठीक है, अब देखिए जो फंडामेंटल राइट्स वो केवल सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत के नागरिक को मिले हैं, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये ही दोनों किससे रिलेटेड थे? माइनॉरिटीज से, आर्टिकल नंबर 29 एंड 30। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ पे वही लिस्ट है कि कौन कौन से किसको मिले हैं FR फंडामेंटल राइट्स। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और इसको जरूर से रिवाइज कीजिएगा।